Hi student, today I am going to start electrostatic चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की, तो उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज क्या, वो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। चार्ज क्या था वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जा करके देख सकते हो चार्ज क्या था। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, चार्ज को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हम बोले क्या, कोई हमारे पास मटेरियल है, एक मान लो इतना बड़ा सा मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर हमको चार्ज को देना है। चार्ज को देने के लिए हम करेंगे क्या, कहीं पर ढेर सारा चार्ज इकट्ठा कर दे, कहीं पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें कि एक कूलम में कितने चार्जेज होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम में क्या ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो चार्ज हमारा होता है वो क्या होता है, क्वांटाइजेशन नेचर का होता है। क्वांटाइजेशन नेचर होने की वजह से होगा क्या, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मैं बोलूं, ये देखना एक कोई मटेरियल इतना बड़ा सा, इसके ऊपर मैं चार्ज यहाँ पर पुट कर दूं, अगर सारे के सारे चार्ज यहीं पर रखे रहे तो बाकी सब जगह चार्ज नहीं होंगे। ऐसे में ऐसे 3-4 जगह पर ऐसे रख दे चार्ज, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। दूसरा क्या, अगर मैं बोलूं यहाँ पर चार्ज कोई पुट करे, इसके ऊपर पुट कर दे और इसके ऊपर क्या चार्ज चारों तरफ बिखर जाए इस तरीके से, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग होगा। तो यही सारी चीजें हमको पढ़ना है यहाँ पर क्या, कि अगर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब क्या होगा, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर क्या होगा। तो देखना, जो चार्ज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा 2 तरीके का होगा। मतलब क्या, चार्ज को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर। पहला क्या, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखना दोनों हमारे क्या क्या है, पहला हमारा यूनिफॉर्म है, दूसरा क्या, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को हम बोलेंगे क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलेंगे। तो ये हमारा 2 तरीके का हो गया। एक हमारा हो गया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। मतलब क्या, चार्ज को हम 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर। पहला हमारा क्या, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या आएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम हमारा होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका दूसरा नाम भी बोल दे रहा हूं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिसकंटिन्यूअस भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा देखना, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2 तरीके का, पहला क्या, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। देखना, चार्ज हमारा जो होता है वो क्या होता है, क्वांटाइजेशन नेचर का होता है। क्वांटाइजेशन नेचर होने की वजह से क्या होगा, चार्ज को अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में मिलेंगे। मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने n इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इस तरीके से मिलेंगे। तो अगर मैं बोलूं हमारे पास ये मटेरियल है, एक मटेरियल ये हो गया, दूसरा मटेरियल ये हो गया, ये हमारा हो गया क्या, कंडक्टिंग मटेरियल, और ये हमारा हो गया इंसुलेटर, ठीक है। 2 तरीके का हमारा मटेरियल है। दोनों मटेरियल के ऊपर हम करते क्या, चार्ज को ला करके पुट करते हैं। अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज ला करके पुट किया, देखना 10 कूलम का चार्ज ला करके पुट किया, इसके ऊपर भी मैंने क्या 10 कूलम का चार्ज ला करके पुट किया। अगर दोनों के ऊपर चार्ज को पुट किया जाए तो होगा क्या, जो हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर क्या करेगा, पूरे के पूरे सरफेस में चार्ज को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्योंकि कंडक्टर का काम ही होता है यही कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज दिया जाए तो सारे चार्ज को क्या करे, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो यहाँ पर होगा क्या, जितने भी चार्जेस को दिए जाएंगे सारे के सारे चार्ज होंगे क्या, इसके अंदर सब जगह यूनिफॉर्मली बिखर जाएंगे ऐसे। मतलब क्या, यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हो, यूनिफॉर्म मतलब होने का मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा सा यहाँ से पार्ट कोई कट करो और इतना बड़ा सा पार्ट यहाँ से भी कट करो। मतलब क्या, रैंडम किधर से भी कट करो, जितना बड़ा पार्ट यहाँ है उतना बड़ा पार्ट यहाँ, उतना बड़ा पार्ट यहाँ, उतना बड़ा पार्ट यहाँ, सभी पार्ट में चार्ज की वैल्यू अगर चेक करोगे तो चार्ज की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। क्यों सेम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही हुआ कि सब जगह अगर हम छोटे छोटे पार्ट में चेक करें तो सभी छोटे छोटे पार्ट में क्या मिलेगा, चार्ज की वैल्यू सेम मिलेगी। अगर मैं बोलूं इसके अंदर कितना 1 कूलम चार्ज है, तो इसके अंदर मस्ट भी 1 कूलम होना चाहिए, इसके अंदर भी 1 कूलम ही होना चाहिए, इसके अंदर कितना 1 कूलम चार्ज ही होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग केवल इतना सा है कि अगर कोई हम बोले सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर चार्ज दिया जाए तो पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या, एक समान रूप से चारों तरफ बिखर जाए चार्ज, तो उसको बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, देखना इंसुलेटर है, इंसुलेटर में पता ही है करंट हमारा फ्लो नहीं करता, करंट नहीं फ्लो करेगा तो इसका मतलब क्या,
चार्ज जहां पर पुट करोगे वो चार्ज वहीं पर बना रहेगा, इधर उधर तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर वही 10 कूलम अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर 10 कूलम आ जाएगा। इतना बड़ा सा पार्ट यहाँ का, इतना बड़ा सा पार्ट कहीं रैंडम दूसरे जगह का लेंगे तो यहाँ पर हमको क्या दिखेगा, 10 कूलम चार्ज दिखेगा, लेकिन यहाँ पर कितना दिखेगा, 0 कूलम चार्ज दिखेगा। तो इससे हमको पता चल रहा है इसके ऊपर क्या है, चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना दो तरीके का, एक क्या यूनिफॉर्मली, दूसरा क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखना अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा 3 तरीके का होगा। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो पढ़ना नहीं है हमको अभी। क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया हमने, वो क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, वो तो पूरा का पूरा हमारा फैला हुआ नहीं था इस तरीके से। तो अब हमको देखना हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा कितने तरीके का होगा, 3 तरीके का होगा। कौन कौन सा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखना सबसे पहला पार्ट इसका जो मिलेगा वो मिलेगा, एक मिनट, ये 3 तरीके बताने से पहले हम एक बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता, पढ़ा होगा पहले से भी क्लास 11th में। डेंसिटी क्या होता, डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, क्या डिफिनेशन ये पढ़ा होगा कि मास अपन वॉल्यूम। तो देखना ये डेंसिटी क्या है, ये डेंसिटी हमारा जो होगा इसको बोला जाएगा क्या, मास डेंसिटी बोला जाएगा। जो हम बोलेंगे मास अपन वॉल्यूम तो इसको बोला क्या जाएगा, मास डेंसिटी बोला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मास आ गया तो मास डेंसिटी बोला जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूं डिफाइन करूं डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी बोला ही जाता कि किसी पर्टिकुलर रीजन में कितने नंबर्स ऑफ मटेरियल हैं, उसको अगर हम निकाले तो उसको बोला जाएगा क्या, डेंसिटी बोला जाएगा। जैसे हम बोले क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मान लो एक कोई सिटी, उस सिटी के अंदर कितने लोग रहते हैं, वो सिटी का वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और उस सिटी में कितने लोग रहते हैं उतने से डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर हम बोले उस सिटी में 100 लोग रह रहे हैं और उसका एरिया कितना, मान लो 2 मीटर है या 2 मीटर स्क्वायर कुछ भी ऐसे है, तो वो कितना हो जाएगा, 100/2 मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका क्या डेंसिटी निकल के आएगा। तो डेंसिटी को हम सीधे सीधे डिफाइन कर सकते हैं क्या, डेंसिटी को हम सीधा सा या सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर रीजन में कितने नंबर्स ऑफ मटेरियल है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। जो डेंसिटी होता है वो भी हमारा 3 तरीके का होता। एक क्या होता है, लीनियर डेंसिटी, दूसरा क्या, सरफेस डेंसिटी, तीसरा क्या, वॉल्यूम डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर मैं बोलूं कितने मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका क्या निकल गया, लीनियर मास डेंसिटी निकल गएगा। ऐसे मान लो कोई एक प्लेट है, इस प्लेट को अगर बोलो, ये प्लेट मान लो है, इस प्लेट के ऊपर बोलो कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका क्या निकल गया, मास वॉल्यूम सॉरी मास डेंसिटी सॉरी सरफेस मास डेंसिटी निकल के आ जाएगा। ऐसे में बोलो एक कोई स्फीयर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर होगा तो उसके अंदर मैं बोलूँ कि उसका मास डेंसिटी क्या होगा, तो उसमें क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी निकल के आएगा। इस तरीके से हमारा निकल के आएगा क्या, डेंसिटी भी हमारा 3 तरीके का। तो पहले नाम लिख देता हूं तीनों का। एक हमारा क्या आएगा, लीनियर, दूसरा क्या आएगा, सरफेस, तीसरा क्या आएगा, वॉल्यूम। जब भी लीनियर आएगा तो लीनियर का मतलब क्या, जो भी मटेरियल होगा डिवाइडेड बाय क्या, लेंथ। सरफेस आएगा तो जो भी मटेरियल होगा, मास होगा तो मास, चार्ज होगा तो चार्ज, ऐसे पॉपुलेशन होगा तो पॉपुलेशन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या, एरिया, इतना आ जाएगा। अगर ये होगा तो जो भी आपका मटेरियल आएगा डिवाइडेड बाय कितना, वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से हम डेंसिटी निकाल ले जाएंगे। तो ऐसे जो हमारा हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी हमारा 3 तरीके का होगा। 3 तरीके का कौन कौन सा होगा, देखना, एक मिनट रुकना। देखना जो हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये भी हमारा 3 तरीके का होगा। 3 तरीके का कौन कौन सा, सबसे पहला होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा हमारा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब क्या, ये डेंसिटी क्यों निकालते हैं, ये डेंसिटी हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये तो पहला एक क्या, लीनियर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, दूसरा क्या, सरफेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, चौथा तीसरा क्या हो सकता है, वॉल्यूम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये हमारे 3 तरीके के निकल के आगे, देखना कौन कौन से। पहला जो निकल के आया लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आया सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आया वॉल्यूम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 तरीके का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आया। पहला कौन सा, लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या, सरफेस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा क्या, वॉल्यूम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग देखना, समझना। मान लो ये कोई लाइन है,
ये हमारा कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर मैं बोलूं यहाँ पर चार्ज पुट कर दिया गया, कितना 10 कूलम का चार्ज पुट कर दिया गया। और ये जो लाइन है, ये हमारा जो है रॉड, मान लो ये रॉड है, ये रॉड हमारा किसका, कंडक्टर है, ये हमारा क्या कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है तो 10 कूलम पुट करोगे तो क्या यहीं पर रहेगा, ऐसा होगा नहीं। 10 कूलम पुट करोगे तो करेगा क्या, सब जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से होगा क्या, ये चार्ज जो होगा सभी जगह एक समान रूप से, मतलब क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है। कंडक्टर है तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी ये चार्ज होगा, यहाँ भी चार्ज होगा, यहाँ भी चार्ज होगा, मतलब क्या हर एक पॉइंट पे इसके क्या होगा, चार्ज दिखेगा आपको। जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट पे क्या दिखेंगे, चार्जेस दिखेंगे। सभी पॉइंट पे अगर चार्ज दिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या दिखाया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस में दिखाया, लाइन में दिखाया, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे दूसरा हमारा क्या बोले, मान लो ये कोई सरफेस एरिया इस तरीके से, ये हमारा कोई सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया के ऊपर हमने क्या किया, 10 कूलम का चार्ज पुट किया। अब अगर ये कंडक्टर है तो सबको पता है कंडक्टर होने की वजह से करेगा क्या, ये चार्ज क्या करेगा, सब जगह पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, फैला देगा। सब जगह चार्ज फैलाएगा तो मिलेगा क्या, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अगर ये सब जगह नहीं फैलाता, ये 10 कूलम का चार्ज जहां पर जाता वहीं पर क्या रुक जाता, ब्लॉक हो जाता, तो फिर होता क्या, ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाता। ये किसके अंदर हो रहा, वॉल्यूम में हो नहीं रहा, लाइन में हो नहीं रहा, किसके में हो रहा, सरफेस में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सरफेस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखना, अगला मैं बोलूं अगर वॉल्यूम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो वॉल्यूम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बोलूं ये कोई स्फीयर है, अगर ये कोई स्फीयर है तो यहां से देखना को होगा क्या, इसके अंदर भी चार्ज अगर हम पुट कर दे, मान लो 10 कूलम ही पुट कर दे, जितना पुट करते हैं सब में उतना ही पुट कर रहे हैं, 10 कूलम का चार्ज ही मैंने पुट किया। 10 कूलम का चार्ज अगर पुट किया आपने तो होगा क्या, अगर ये कंडक्टर है तब तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर क्या होगा, 3 डायमेंशन फिगर होगा। 3 डायमेंशन फिगर होगा तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरे के पूरे वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फिर होगा क्या, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर हमको बोलेंगे क्या, वॉल्यूम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो हमारा 3 तरीके का हो गया। कौन कौन सा, लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या सरफेस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्या हो गया, वॉल्यूम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद बात आती है चार्ज डेंसिटी की। इसके बाद बात आती है चार्ज डेंसिटी। देखना चार्ज डेंसिटी क्या होता, जैसे मैंने बताया क्या, मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे हमारा क्या निकल गया, चार्ज डेंसिटी। जैसे हमने बताया मास डेंसिटी हमारा कितने तरीके का, 3 तरीके का, एक लीनियर मास डेंसिटी, दूसरा वॉल्यूम सरफेस मास डेंसिटी, तीसरा क्या वॉल्यूम मास डेंसिटी। ऐसे इधर भी हमारा क्या मिलेगा, चार्ज डेंसिटी भी हमारा कितने तरीके के मिलेंगे, 3 तरीके के मिलेंगे। कौन कौन से, एक हमारा मिलेगा लाइन मास डेंसिटी, दूसरा क्या मिलेगा सरफेस मास डेंसिटी, तीसरा क्या मिलेगा वॉल्यूम मास डेंसिटी। इस तरीके से मिलेगा। तो देखना जो चार्ज डेंसिटी है हमारा ये 3 तरीके का, पहला है हमारा हो गया क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखना जो चार्ज डेंसिटी हमारा निकल गया किन तरीके का हो गया, 3 तरीके, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगा वो हमारा देखना क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का। आइए बात करते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का। देखना लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या, अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो बोले क्या, मान लो ये कोई एक रॉड है इस तरीके से। अब देखना रॉड अगर है तो रॉड का लेंथ क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और इसका ये वाला एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसका मतलब क्या, अगर हम बहुत ज्यादा लेंथ में इस वाले एरिया का मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू क्या मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं अगर इसका लेंथ कितना है 10 मीटर है, इसका रेडियस मान लिया 0.01 मीटर है,
इस तरीके से होगा। 1 मीटर का तो रेडियस होगा नहीं, बहुत थिन रॉड है तो 0.01 मीटर है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो देखना वॉल्यूम कितना निकल के आएगा। सिलेंडर ये बना, सिलेंडर टाइप से, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता, पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ से देखना पाई आर स्क्वायर मतलब 0.01 का होल स्क्वायर इंटू एल की वैल्यू कितना, इतना। यहाँ से मिल गया पाई इंटू 1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10, कितना मिल गया, पाई इंटू 10⁻³ बहुत कम वैल्यू है, मतलब क्या इसके लेंथ से भी बहुत कम है। इसीलिए इसका करते क्या, केवल और केवल लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, इसके लिए वॉल्यूम नहीं निकालते। वॉल्यूम इसीलिए नहीं निकालते क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या निकल गया, बहुत कम निकल गया, लगभग निग्लेजिबल। लगभग निग्लेजिबल आएगा तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको निग्लेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम केवल और केवल क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, इसका वॉल्यूम नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखना अगर मैं बोलूं ये कोई रॉड है, इस रॉड का लेंथ कुछ बोल दिया हमने क्या, एल है, ठीक है, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना, मतलब सब जगह मिला के पूरे के पूरे रॉड के ऊपर मिला करके जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज की वैल्यू है कुछ क्यू। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी मिलेगा, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा लेमडा से। लेमडा इक्वल टू मिलेगा कितना, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन इतना मिलेगा, यानी लेमडा की वैल्यू जो मिलेगी वो कितना मिलेगी, क्यू डिवाइडेड बाई एल। इस तरीके से हम क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी को निकाल सकते हैं आराम से। अगर हमारा कहीं भी निकालना होगा क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम यही करेंगे कि एक रॉड है हमारा, उस रॉड का अगर लेंथ एल है, उसके ऊपर टोटल चार्ज की वैल्यू क्यू है, तो टोटल चार्ज से टोटल लेंथ को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टोटल चार्ज से टोटल लेंथ को डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी हमारा क्या मिलेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी मिलेगा। ठीक है, अगला देखना, अगला हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखना सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि ये कोई सरफेस होगा। इस तरीके से हमने मान लिया क्या, एक कोई सरफेस एरिया है, इसका कुछ एरिया हमने बोल दिया कितना, ए है, ठीक है, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज दिया गया वो टोटल चार्ज की वैल्यू हमने मान लिया क्यों है, इस तरीके से। तो देखना जो मिलेगा हमको क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होगा सरफेस चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, ये होगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। मतलब क्या, अगर कोई भी सरफेस एरिया उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हो तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई उसका टोटल सरफेस एरिया, उतने से डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू मिलेगा टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ए। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद है हमारा क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखना आगे, देखना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नाम से पता चल रहा है अगर पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बना देते हैं यहाँ एक कोई फिगर, मान लो ये कोई क्या है, स्फीयर है। स्फीयर है तो इसका रेडियस कुछ आर होगा, तो इसका मैंने मान लिया वॉल्यूम क्या है, वी है, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज दिया गया वो कितना दिया गया, क्यों दिया गया। तो देखना जो मिलेगा तुमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, रो से। रो इक्वल टू मिलेगा क्या, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, जिसको पढ़ते हो आप क्या, मास डेंसिटी में बोलते हो क्या, मास अपन वॉल्यूम। तो कौन सा मास डेंसिटी होता है, वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से हमारा क्या मिलेगा, रो इक्वल टू चार्ज की वैल्यू कितना, क्यू डिवाइडेड बाई वी, और वी की वैल्यू अगर लिखना चाहे इसके लिए तो हमारा कितना मिल जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसके लिए लिखना चाहें तो देखना क्या मिल जाएगा, रो इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इतना हो जाएगा ये हमारा इसके लिए, स्फीयर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास तीन फॉर्मूले मिल गए। क्या, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू कितना, क्यू डिवाइडेड बाई एल, और दूसरा क्या मिला हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मिला,
क्यू डिवाइडेड बाई ए, मतलब सरफेस सॉरी चार्ज अपन सरफेस एरिया। तीसरा मिला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगा हमको, चार्ज अपन वॉल्यूम, यानी चार्ज अपन वॉल्यूम मतलब क्यू डिवाइडेड बाई वी। ये हो गया हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखना इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो हमने पढ़ा लीनियर मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और ये सारी चीजें, देखना अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड की वजह से अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखना ये हम रॉड कंसीडर कर लेंगे, मान ले रहे हैं इस तरीके से एक रॉड है, हमने रॉड कंसीडर कर लिया, एक सही से बन जा, हाँ सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने एक रॉड कंसीडर कर लिया और बोल दिया इसका कुछ लेंथ हमारा एल गिवन है और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज गिवन है कितना गिवन है, क्यू गिवन है, ठीक है। हमको इसकी वजह से क्या फील्ड निकालना है, यहां से कोई डिस्टेंस हमारा आर होगा, आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर पॉइंट पी हमने मान लिया इस तरीके से। अब देखना हमको इस रॉड की वजह से, ये रॉड हमारा क्या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अभी हमने कोई भी फील्ड वगैरह नहीं बताया, तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, अभी तक हमने जो फील्ड बताया वही उसी फील्ड का यूज करेंगे। हमने केवल आपको फील्ड बताया क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया। अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया तो उसी की वजह से हम जो फील्ड निकालेंगे वही सारी चीजें हम करेंगे। तो देखना सबसे पहला काम तो करना क्या होगा, अगर हमको पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड पता है तो इसमें कोई एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना होगा। तो पॉइंट चार्ज कंसीडर करने के लिए हमने मान लिया यहां पर इतना सा जिसका थिकनेस dx है और यहां से इसका लेंथ क्या x है, इस तरीके से। ये गंदा सा बना, थोड़ा अच्छा बनाता हूं इसको। ये लेंथ हमारा क्या x है और इसका थिकनेस क्या है dx है। ये सेंटर पे है तो इसका लेंथ, ये टोटल इधर कितना हो जाएगा l/2 हो जाएगा, तो इधर लिखते नहीं, इधर लिख दे रहा हूं। इधर लेंथ कितना हो जाएगा l/2, इधर भी लेंथ कितना बचेगा l/2 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये dx है तो dx की वजह से क्या यहां पर हमको फील्ड निकालना है, तो यहां पर हम फील्ड निकाल लेते हैं। ये हमारा देखना ये वाला एंगल हमने मान लिया कुछ एंगल थीटा है, तो ये थीटा हो गया हमारा, ये पॉइंट हमारा P यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से। अगर ये r डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल के आएगा r² प्लस x²। अब पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हमको पता है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम फील्ड निकाल लेते हैं। मान ले रहे हैं यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू निकल गई, वो चार्ज की वैल्यू कितना निकल गया dq, ये dq लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब देखना अगर हम फील्ड निकाले, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकाले, तो फील्ड हमारा क्या स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज की वजह से क्या फील्ड आएगा, स्मॉल फील्ड आएगा। स्मॉल फील्ड आएगा तो स्मॉल फील्ड को हम क्या लिखेंगे dE लिखेंगे। तो यहां से हमारा मिलेगा क्या dE = 1/4πε0 dq डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितना है r² प्लस x², अंडर रूट में था और इतने का होल स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा कितना हमको 1/4πε0 dq डिवाइडेड बाई r² प्लस x²। ये हो गया। अब आपको पता है जो फील्ड है वो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन भी आएगा। तो डायरेक्शन लाने के लिए हम करेंगे क्या, देखना डायरेक्शन लाने के लिए हमारा ये एंगल थीटा गिवन है, तो इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, देखना कैसे आएगा, क्योंकि हमको डायरेक्शन क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है। तो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो देखना हमको मिलेगा क्या, इधर एक मिलेगा और दूसरा किधर मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा। इधर जो मिलेगा जिसके साथ एंगल बनता वो हमारा क्या होता cos थीटा, तो ऊपर वाले के साथ एंगल बना तो इधर मिलेगा क्या DE cos थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो क्या मिलेगा sin थीटा, तो इधर क्या मिलेगा DE sin थीटा। ये हो गया हमारा, इधर हमारा हो गया DE cos थीटा, इधर क्या हो गया DE sin थीटा। इस तरीके से हमारा निकल के आ गया। अब देखना जिस तरीके से कंसिडरेशन हमने इधर किया सेम उसी तरीके से इधर भी कंसिडर कर सकते हैं, कर ले रहे हैं। हमने यहां पर कंसिडर कर लिया कुछ क्या थिकनेस dx है और यहां से इसका लेंथ कितना x है, ठीक है। इस तरीके से तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये भी हमारा r² प्लस x² होगा। ये वाला एंगल कितना बनाएगा हमारा,
ये वाला एंगल कितना बनाएगा हमारा, ये भी हमारा थीटा बनाएगा, और ये हमारा कितना होगा डीई बताएगा, क्योंकि डी एक्स की वजह से जो चार्ज होता है वो कितना डीई बताए, वो भी हमारा होगा। इसके भी कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसका नाम क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। एंगल देखना किसके साथ बनना है, ऊपर वाले के साथ। एंगल अगर ऊपर वाले के साथ बनना है तो ऊपर वाले में एक फील्ड और आएगा, क्या आएगा, डी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा, डीई साइन थीटा। इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा ये डीई निकल के आया। अब देखना अगर हम दोनों डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस डीई इक्वल टू कितना मिलेगा, डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा, कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आ जाएगा। अगर हम यही बात करें अलोंग वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में जो डीई निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, ये दोनों देखना सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन था इसलिए क्या कर दिया, दोनों को माइनस किया, और इधर क्या दोनों सेम डायरेक्शन तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, 2DE cos थीटा, ये हो जाएगा। अब x एक्सिस में जब 0 आ गया तो x एक्सिस का लिखने की जरूरत है नहीं, y एक्सिस को हम सॉल्व करेंगे। तो y एक्सिस ही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहां से हमारा क्या मिलेगा, DE इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2DE cos थीटा DE टोटल, ये मिलेगा। DE की वैल्यू पुट कर दे तो यहां से मिलेगा कितना, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इतना मिल जाएगा। देखना DE की वैल्यू हमने पुट कर दिया इतना सारी, बाकी कॉस थीटा वही था, 2 को बाहर कर लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ DQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, DQ की वैल्यू निकालनी है। DQ की वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने बताया क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी बताया आपको। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है कितना, Q डिवाइडेड बाई L, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q डिवाइडेड बाई L। देखना इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q है, टोटल लेंथ कितना है, L है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितना निकल गया, Q डिवाइडेड बाई L। अब देखना इतने पर अगर मुझे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो देखना डेंसिटी इक्वल टू पड़ा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पड़ा है, चार्ज अपॉन लेंथ। अगर चार्ज हम ये लिखे DQ तो लेंथ कितना हो जाएगा, dx, ये तो हो जाएगा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना निकाले इसके लिए, लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू कितना मिलेगा, DQ/dx। तो यहां से DQ की वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, DQ इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, ये हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, DQ इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, ये निकल के आएगा। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे कितना निकल गया, Q डिवाइडेड बाई L इंटू dx। अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इधर पुट कर देते हैं DE में, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, DE टोटल, ये लिख देते हैं। तो DE टोटल जो निकल के आ गया हमारा, निकल के 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ Q डिवाइडेड बाई L इंटू dx, टोटल के डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। देखना Q डिवाइडेड बाई L हमारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि टोटल चार्ज तो इस पे चेंज होने वाली नहीं, टोटल लेंथ भी चेंज होने वाला नहीं, ये दोनों कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएंगे हमारा। तो यहाँ से हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बस लगभग आपका सॉल्व हो चुका है, बस हमको करना है क्या, अब इंटीग्रेशन करना है। देखना इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहां से इंटीग्रेट कर नहीं सकते, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं। इसको हमको करने के लिए कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर देखना कैसे करेंगे हम, कंसीडर हम कुछ इस तरीके से करेंगे, x इक्वल टू हम मान ले, लेट x इक्वल टू कुछ मान ले r tan थीटा, ये मान ले। अगर x इक्वल टू r tan थीटा मान ले, इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो डिफरेंशिएशन मिलेगा कितना, dx इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इतना मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, यहां पर पुट करेंगे तो देखना हमारा मिलेगा क्या, डी इक्वल टू मिलेगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह हमको मिलेगा r
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस यक्स की जगह पर आर टेन थीटा, तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू बस इतना ही मिलेगा, इंटू कॉस थीटा भी मिलेगा। यहां से देखना थोड़ा और अच्छे से कॉमन करें तो यहां से क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल हो गया, और इंटीग्रेशन में बचा कितना, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से आर स्क्वायर को कॉमन कर ले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया इंटू कॉस थीटा। इतना आ गया हमारा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है कितना, सेक स्क्वायर थीटा होता है। हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा पड़ा। तो यहां से हो गया कितना, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्यू डिवाइडेड बाई आर भी कांस्टेंट है हमारा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखना ये वाला लेंथ भी चेंज होने वाला नहीं, तो ये वाला लेंथ भी केवल हमारा चेंज क्या होगा, यक्स चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं। यक्स के साथ साथ क्या चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है। देखना ये वाली लाइन अभी यहाँ पर है, तो ये वाला एंगल ये बना, ये वाली लाइन इधर जाएगा तो एंगल क्या ज्यादा कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, यक्स चेंज होगा तो हमारा क्या थीटा चेंज होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आर बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन में बचा कितना, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा का कितना, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर क्या कॉस थीटा भी बचा हुआ है और डी थीटा बचा हुआ है। तो यहाँ से देखना सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से मिला कितना, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा मिला। अब देखना ये थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं इस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो इस लाइन को मैं क्या उठा करके यहां पर कर दूं, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और इस लाइन को उठा करके यहां पर कर दूं तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखना जब मैं इस वाली लाइन को उठा करके ला करके यहां पर रख दूंगा तो थीटा कितना बनेगा, कोई एंगल ही नहीं बनेगा, थीटा 0 बनेगा। मतलब क्या, जो ये पॉइंट हमने माना इस पॉइंट को कहां पर, यहां पर मान लूं, तो ये सीधी लाइन से सीधी लाइन पे कितना एंगल बनाएगा, कोई भी एंगल नहीं बनाएगा, कोई भी एंगल नहीं बनाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, जो कम से कम एंगल बन सकता है कितना बन सकता है, 0, ठीक है, इस तरीके से। अब इस रॉड को मैं बोल दूं कितना, इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट है, तो आपको पता है दो पैरेलल लाइन कहां पर जाके कट करती है एक दूसरे को, इनफाइनाइट पे, ये होता है ना, दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे जाके कट करेंगी। इसका मतलब इसी के पैरेलल में ये भी हो जाएगा, इधर से जो लाइन जाएगा, तो ये वाला एंगल देखना इसके साथ कौन सा है, ये वाला जो बनाएगा ये कौन सा एंगल, कितना एंगल बनेगा, 90। क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल में इधर लाइन, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल होगा तो इस वाले लाइन के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ये देखना मतलब क्या, अगर मैं पैरेलल बनाऊं तो पैरेलल हमारा क्या ये बनेगा ना, तो ये देखना इसके साथ कितना एंगल 90 बना, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, π/2। तो हमारा जो लिमिट हो गया कहां से कहां तक हो गया, 0 से π/2, 0 से π/2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखना सॉल्व करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन होता रहता है हमारा साथ में। तो यहां से इधर का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा e, और यहां से हमारा मिलेगा क्या, इसकी वैल्यू q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और cos थीटा के इंटीग्रेशन क्या होता, sin थीटा, और कितना हो जाएगा 0 to π/2। यहां से मिलेगा q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, साइन अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे sin 0, इतना हो जाएगा। यहां से हमारा मिलेगा q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और sin π/2 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, तो यहां से e टोटल इक्वल टू कितना मिलेगा, q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड या यूनिफॉर्म थिन वायर बोला जाए, तो यूनिफॉर्म थिन वायर के लिए भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितने निकल गया, E इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर इसी को हमको किसके टर्म में देखना, इसी को अगर हमको बोला जाए लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में देखना, और चार्ज डेंसिटी के टर्म में देखना, एक मिनट L छूट गया किधर भी, ये देखना L इधर छूट गया, L छूट गया हमारा, ये L, इधर भी L, और इधर भी L, इधर भी L, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगर ये चीज हमसे बोला जाए क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में बताओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में देखना लैम्डा इक्वल टू कितना, q डिवाइडेड बाई l, तो यहां से अगर मैं देखूं तो q डिवाइडेड बाई l को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, वो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो अगर बोला क्या जाए यूनिफॉर्म रॉड की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखना अभी हमने जो बताया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन हमारा क्या यहाँ पर आ गया,
ये तो बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या, चार्ज अपॉन लेंथ, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमारा एप्लीकेशन। तो ये चीजें हो गई। देखना अगला है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे क्या, एक रिंग इस तरीके से, इसका कुछ थिकनेस भी होना चाहिए इस रिंग का। ये आपका रिंग है, इसका कुछ थिकनेस है, यहां से कुछ डिस्टेंस, मैंने मान लिया डिस्टेंस कितना x, डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट P है जहां पर हमको क्या फील्ड निकाल करके बताना है। ठीक है, इस तरीके से है। इसके ऊपर जो चार्ज बोला गया वो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और इसका रेडियस कुछ बोल दिया गया, कुछ a रेडियस है इसका। अब देखना इसकी वजह से हमको यहाँ पर फील्ड निकालना है। अब फील्ड निकालने के लिए हमको यही बात पता है क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड पता है, तो वही हम यूज करेंगे और वही यूज करके हम निकालेंगे। तो देखना सबसे पहले हम करेंगे क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड पता है, तो हम सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस पे पॉइंट चार्ज कंसीडर करना। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कोई पॉइंट चार्ज, यहाँ पर इसका लेंथ भी मैंने बोल दिया क्या, कुछ dl है, इसकी वजह से हमको फील्ड निकालना है। यहाँ पर देखना ये डायरेक्शन होगा, जैसे उधर होगा वैसे सेम इधर भी होगा हमारा, और इसकी वजह से फील्ड भी आएगा हमारा कुछ इधर, ये आएगा। देखना ये छोटे से पार्ट के लिए हमने फील्ड निकाला, तो छोटे से पार्ट के लिए जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा, dE आएगा। जितना पार्ट इधर कंसीडर किया उतना पार्ट इधर कंसीडर किया, जितना चार्ज इधर है उतना चार्ज इधर भी है। तो इसका मतलब क्या, दोनों की वजह से फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। दोनों की वजह से फील्ड की वैल्यू अगर सेम मिलेगी तो यहाँ पर हम फील्ड की वैल्यू लिख दे रहे हैं कितना, dE, तो इसकी वजह से भी लिखना पड़ेगा कितना, dE, कितना हो जाएगा। अब देखना अगर मैं मान लूँ ये वाला एंगल थीटा बन रहा है, तो ये भी एंगल हमारा कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, यही बनेगा। कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, अगर मैं इस वाले dE का कंपोनेंट ब्रेक करूं तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा, और एक कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर के डायरेक्शन में जाएगा। इधर जो कंपोनेंट आएगा इसके साथ एंगल नहीं बनना, इसलिए कितना बनेगा, dE sin थीटा। इधर जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको मैं लिख दे रहा हूं इधर नीचे ला करके, मान लेना ये क्या लिखा हो, dE cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा अब देखना जो ये वाला है इस वाले dE का भी कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर की डायरेक्शन में जाएगा। इधर जो जाएगा इसके साथ एंगल नहीं बनना है, तो कितना बनेगा, dE sin थीटा, और इस वाले dE का इधर जो कंपोनेंट बनेगा इस इधर क्या बनेगा, dE cos थीटा। ये जो डायरेक्शन है dE cos थीटा का, वो डायरेक्शन किधर, इधर है, और इधर वाले dE cos थीटा का डायरेक्शन किधर है, उधर उसी डायरेक्शन में। ये तो मैंने यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए इसको मैंने यहाँ पर लिखा और इसको यहाँ पर लिखा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा dE sin थीटा, इधर हो गया हमारा क्या, dE cos थीटा। अब देखना हमको पॉइंट चार्ज की वजह से पता है, तो इसके ऊपर मैंने मान लिया चार्ज कितना, dQ है, इसके ऊपर भी चार्ज हमने मान लिया कितना, dQ ही है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हमको पता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड, तो हमारा क्या मिलेगा, dE = 1/4πε0 dQ/r²। ये वाले डिस्टेंस कुछ r मान ले रहे, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, r मान लिया r, और r = आपको पता होना चाहिए, r = कितना, √a² + x², ये हमारा होगा। ठीक है, ये इतना बोल दिया। अब देखना अगर हम एक्सिस में बात करें, अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस, तो देखना क्या होगा, अलोंग x एक्सिस में बात करें तो x एक्सिस में क्या ये है, और इधर कौन कौन सा है, ये dE cos थीटा और ये dE sin थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहां से जो मिलेगा dE टोटल मिलेगा कितना मिलेगा, 2dE cos थीटा, क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब देखना अगर हम अगला बात करें अलोंग y एक्सिस, अगर अलोंग y एक्सिस में बात करें तो y एक्सिस में देखना dE sin थीटा इधर जा रहा है, dE sin थीटा इधर जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, दोनों मिलकर के क्या 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इसका मतलब क्या, जो इसका जो टोटल फील्ड होगा कौन से डायरेक्शन में होगा, केवल और केवल x एक्सिस में होगा। तो हम केवल इसी की बात करते हैं, तो ये dE टोटल हो गया हमारा। तो यहां से मिलेगा dE टोटल
2DE cos थीटा। DE की वैल्यू पुट कर देते, ये वैल्यू हमारी कितना मिल जाएगा, 2DE का मतलब 1/4πε0 DQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखना ये छोटे से पार्ट के लिए मैंने निकाला, पूरे पार्ट के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये सम, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ से हमारा DET का इंटीग्रेशन DET हो गया और यहाँ से 1/2πε0 बाहर हो गया। ठीक है, इतना बाहर हो गया। अब देखना यहाँ से मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर सॉरी DQ/r² इंटू कॉस थीटा। अब देखना क्या आर की वैल्यू वेरिएबल है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। इसमें ए की आर जो है किसके डिपेंड कर रहा है, ए और एक्स के ऊपर। क्या ए की वैल्यू वेरिएबल है, रिंग जितना बड़ा क्या उससे छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या कांस्टेंट है। दूसरी बात, जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे क्या फील्ड निकल के आएगा, वो पॉइंट हमारा कम या ज्यादा नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर केस के लिए, तो हमारा होगा क्या, ये एक्स की वैल्यू भी कांस्टेंट। अगर ए कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट तो आर की वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। आर की वैल्यू कांस्टेंट तो इसका मतलब आर भी हमारा बाहर हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा कितना 1/2πε0 इंटीग्रेशन ऑफ DQ और r² बाहर हो जाएगा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर आर और एक्स की वैल्यू हमारा कांस्टेंट हो गया तो थीटा की वैल्यू तो कांस्टेंट ही हो जाएगी, मतलब क्या थीटा भी कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे हम कॉस थीटा लगा दे। अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा तो यहां से देखना कॉस थीटा लगाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना x और हाइपोटेन्यूस कितना r, यही हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू x/r। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से मिलेगा कितना 2πε0 r² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DQ इंटू कॉस थीटा की वैल्यू x डिवाइडेड बाई r। x डिवाइडेड बाई r भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर दे तो यहां से हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2πε0 r² इंटीग्रेशन ऑफ DQ। अब DQ का इंटीग्रेशन मतलब क्या, इसका टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हो जाएगा तो देखना क्या मिल जाएगा हमको, टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा तो ET इक्वल टू हमको मिल जाएगा कितना, x डिवाइडेड बाई 2πε0 r² इंटू DQ का इंटीग्रेशन Q हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा QX डिवाइडेड बाई 2πε0 r²। ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ठीक है, अब r की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, r की वैल्यू इतना है, r की वैल्यू पुट करेंगे तो देखना हमारा कितना हो जाएगा, ये ऊपर लिख दे रहा हूं रफ करके। r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ई टोटल जो निकल के आएगा, ये हमारा कितना निकल के आएगा, QX डिवाइडेड बाई 2πε0 r की जगह पर a² प्लस x² और ये r, ये भी r आएगा ना तो r³ होगा ये, और ये हमारा क्या बनेगा, r³ बनेगा, ये भी हमारा r³ बनेगा, तो यहाँ से क्यूब हो गया और इसका अंडर रूट तो डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा इतना वैल्यू आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग जो मिला इतना, इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो Q डिवाइडेड बाई 2πε0 x डिवाइडेड बाई a² प्लस x² पावर 3/2, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकले। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अगर हम बोले तो एक्चुअली आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। स्पेशल केस क्या है, फर्स्ट केस की हम बात करते हैं, थोड़ा जिक्र करते हैं फर्स्ट केस की। केस फर्स्ट, अगर हम बोले क्या ये x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी इसके कंपेयर में, a के कंपेयर में, मतलब क्या x इज मच ग्रेटर देन ए, मतलब कहां पर निकालना, बहुत फार पॉइंट पे निकालना, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हमको निकालना। बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे निकालने के लिए ये वैल्यू हमारा क्या होगा, लगभग निगलेजिबल हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में निगलेजिबल हो जाएगा। तो e इक्वल टू कितना मिलेगा, QX डिवाइडेड बाई 2πε0, a की वैल्यू क्या हट जाएगा, निगलेजिबल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा x³, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा Q डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू x, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या बहुत फार पॉइंट पे निकालना है, क्या फील्ड निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी x²। बहुत फार पॉइंट पे बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल गया कितना निकल गया, E इक्वल टू Q डिवाइडेड 2πε0 x²। एक सेकंड केस भी है इसका। सेकंड केस क्या देखना,
क्या, फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। अगर हमको रिंग के सेंटर पे फील्ड निकालना तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दे तो 0 इंटू इतना सब मिला के 0, तो ये फील्ड की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमको ध्यान में रखना है क्या, कि जो हमारा रिंग है, रिंग की वजह से जो हमारा फील्ड निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। कहां पर, सेंटर पे। अगर हम बोले रिंग की वजह से कोई मान लो ये रिंग है, इस रिंग के एकदम सेंटर पे जाएं, कहां पर, इस वाले पॉइंट पे आए, तो इस वाले पॉइंट पे बोले फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना बताओगे, 0 बताओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट सेंटर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। एट एक्सियल पॉइंट कहां कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। बहुत फार पॉइंट है तो कितना मिलेगा, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा रिंग था। अब इससे एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है जो नीट में पूछा गया है, ये प्रॉब्लम। बोला गया एक रिंग है इस तरीके से, एग्जांपल प्रॉब्लम ये है, देखना। बोला गया एक रिंग है, रिंग में इस तरीके से डिवाइड किया गया, इसको लिखा गया A, इसको लिखा गया A, इसको लिखा गया C। ठीक है, और बोला गया इतने पार्ट का जो फील्ड की वैल्यू है वो कितना है, 3/2 E। इतने पार्ट के जो फील्ड की वैल्यू है वो बोला गया कितना है, सॉरी ये 2/3, 1/3। तो ए बी पार्ट का फील्ड क्या होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पार्ट ए बी। ए बी पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोला गया कि एक कोई रिंग है, रिंग के इतने पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड 2/3 है, इतने पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 है, तो इतने पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको कंसीडर करके बताना है। तो देख रहा, तो एकदम इजी है। अगर हम बोले इस टोटल रिंग की वजह से इसके सेंटर पे फील्ड कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगर हम बोल देते टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई टोटल इक्वल टू 0, तो इसको मैंने मान लिया x, तीनों का सम मिलाकर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो तीनों का सम मिलाकर के हम 0 करते हैं, कितना, x प्लस 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से हो गया x प्लस, देखना इतने को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -c। मतलब क्या यहाँ का फील्ड कितना होगा, -c हो जाएगा। बस इतना।